हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा फाइनल सी के एफआर सब्जेक्ट से के केस सिनेरियोस। चलिए केस सिनेरियो नंबर 16 पे आते हैं। एनएम लिमिटेड इज एन India's compliant multinational company which is engaged in various businesses. On 1st April 2001, NM Limited issues a new instrument with the following characteristics. फाइन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बार पहले वो देख लेते तो हमें कंफर्टेबल होगा, आइडिया आएगा कि किस तरीके से रीड करना है क्वेश्चन को। हाउ शुड द इंस्ट्रूमेंट बी क्लासिफाइड, उसे क्लासिफाई कैसे करना है ये पूछा गया। In the first 10 years, in accordance with India is 32, select with one of the following, select which one of the following is correct। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई पहले 10 इयर्स में हमें उसे किस तरीके से क्लासिफाई करना है, एज इक्विटी, एज लाइबिलिटी, इक्विटी और लाइबिलिटी, या फिर एज अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90, क्यूमुलेटिव डिविडेंड पेएबल एट 5% पर एनम फॉर 10 इयर्स। तो ये जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेटिव है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव डिविडेंड मतलब अगर एक साल नहीं दिया तो सेकंड ईयर देना पड़ेगा, सेकंड नहीं दिया तो थर्ड ईयर देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, पैसा देना कंफर्म है, हमें देना ही पड़ेगा। आफ्टर 10 इयर्स द डिविडेंड इज पेएबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इशूअर। 10 साल के बाद वो एट द डिस्क्रिशन, लेकिन पहले 10 इयर्स में डिविडेंड देना कंपलसरी है। ओके, वो ध्यान रखो। तो क्योंकि क्योंकि डिविडेंड देना कंपलसरी है तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा पोर्शन। क्यों लाइबिलिटी होगा? क्योंकि अभी एज ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इंडेक्स 32 में क्या देखते हैं कि व्हाट इज लाइबिलिटी। जहां पे भी देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी, अगर कहीं पे भी कंपनी का ऑब्लिगेशन है टू पे मनी, जहां पे पैसे देने ही पड़ेंगे, तो हम उसे लाइबिलिटी क्लासिफाई करते हैं। तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा क्योंकि इसमें डिविडेंड देना कंपलसरी है। द होल्डर ऑफ द नोट हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एनएम लिमिटेड आफ्टर 10 इयर्स एंड कन्वर्शन विल बी 10 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट। फिर ये तो ऑप्शनल हो गया। ऑप्शन टू कन्वर्ट मतलब शेयर होल्डर कैश भी ले सकता है, आई मीन लोन होल्डर, शेयर होल्डर नहीं, लोन होल्डर कैश भी ले सकता है और शेयर्स भी ले सकता है। द होल्डर कैन डिमांड रिडम्पशन फॉर द फेस वैल्यू एट एनी टाइम विथ 6 months नोटिस अप until the end of 10 years. After 10 years, redemption is at the discretion of the issuer. तो पहले 10 साल में अगर वो लेगा तो कैश लेगा और या शेयर्स भी ले सकता है। इन शॉर्ट, ऑप्शन होल्डर के पास है। अगर हम इस तरीके से देखें तो 10 इयर्स में ऑप्शन होल्डर के पास है, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो इश्यूअर यानी कंपनी के पास है। तो नॉर्मली जब होल्डर के पास ऑप्शन होता है तो हम उसे क्या मानते हैं? होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो शेयर्स भी ले सकता है, कैश भी ले सकता है। तो हम क्या मानेंगे? हम इस केस में उसे कैश मानते हैं। लेकिन जब ऑप्शन कंपनी के पास होता है तो हम कंपनी क्या देने वाला है वो देखते हैं। कंपनी को पता होता है कंपनी को क्या देना है, शेयर्स देना है या कैश देना है। तो उस तरीके से हम उसे क्लासिफाई करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल पहले 10 साल में तो होल्डर के पास ही है, तो हम उसे कैश मान के चलेंगे, तो वो भी लाइबिलिटी होगा। पर क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन टू कन्वर्ट है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट है, जो भी टोटल अमाउंट है, हम उसका दो ब्रेकअप करते हैं। जहां पे हमारा पीबी ऑफ कैश ऑब्लिगेशन है, जहां पे पीबी ऑफ कैश ऑब्लिगेशन है मतलब जो भी पैसा देना है उसको उसको हम लाइबिलिटी मानेंगे, और जो बैलेंसिंग पार्ट बचेगा उसे हम इक्विटी मानेंगे। इन शॉर्ट, ये एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिसमें हमें लाइबिलिटी तो डेफिनेटली है कैश देने का, और एक हमने इक्विटी ऑप्शन बेचा है तो उसका भी कंपनी चार्ज करता है कुछ अमाउंट, और वो हम इक्विटी में क्लासिफाई करेंगे। फाइन, देर इज नो फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट। तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये केस यहाँ पे फिनिश होता है, और इसे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी को कैश भी देना है और एक ऑप्शन भी बेचा है, इक्विटी ऑप्शन, इसीलिए वो इक्विटी ऑप्शन इक्विटी पार्ट बन जाता है। तो इट्स अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड मतलब जिसमें डेट भी होता है, लाइबिलिटी भी होता है और इक्विटी भी होता है, उसे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट केस सिनेरियो जो है उससे कनेक्टेड एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ कैन एच लिमिटेड अकाउंट फॉर हेज रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एच लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कैश फ्लो हेज माने क्या फेयर वैल्यू हेज माने, या ऑप्शन टू डेजिग्नेट अंडर कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज, या नेट इन्वेस्टमेंट हेज, ये फॉरेन ऑपरेशन के लिए होता है। देखिए समझाता हूं, एक बार रीड कर लेते हैं फिर हम आगे देखते हैं। एच लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड। ओके, तो एच लिमिटेड जो है वो एच का सब्सिडरी है, which is an associate of T Limited.
एच लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड विच इज एन एसोसिएट ऑफ टी, यानी ये जो एच लिमिटेड है वो टी का एसोसिएट है, वो टी का एसोसिएट है। टी इज एन एसोसिएट ऑफ एनएम, अच्छा ये एनएम का एसोसिएट है। एच लिमिटेड फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी इज आईएनआर, इसका फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी दोनों दोनों रुपीज है, दोनों रुपीज ही है। फिर estimated functional presentation currency is INR, while the functional currency of its parent, इस पेरेंट का जो फंक्शनल करेंसी है वो है यूएस डॉलर, एंड इट्स प्रेजेंटेशन करेंसी इज यूरो, इसका प्रेजेंटेशन करेंसी यूरो है। फाइन। एस लिमिटेड हैज अ एस लिमिटेड हैज अ फर्म कमिटमेंट टू बाय अ कमोडिटी इन यूरो। एस लिमिटेड जिसके लिए रुपी इज द फंक्शनल करेंसी, रुपी इज द प्रेजेंटेशन करेंसी, वो उसने एक फर्म कमिटमेंट किया है कि वो कुछ बाई करेगा, उसने एक फर्म कमिटमेंट किया कि वो बाई करेगा। इसका मतलब उसे यूरो पे करना है, उसे यूरो पे करना है। देखिए, एस लिमिटेड हैज अ फर्म कमिटमेंट टू बाय अ कमोडिटी इन यूरो, इट हैज एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर दिया टू हेज द फर्म कमिटमेंट अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इट हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन विद इट्स पेरेंट। अब देखो इसका लॉजिक समझो, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एस लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है, और ये बाकी जो पूरा स्टोरी दिया है एसोसिएट और होल्डिंग कंपनी, उसका तो फिलहाल कोई यूज नहीं है। एस लिमिटेड एक सब्सिडरी, एक कंपनी है जिसने फॉरेन से कुछ गुड्स खरीदने का कमिटमेंट किया है, और गुड्स परचेज करने का कमिटमेंट किया, और उसे यूरो पे करना है, फ्यूचर में यूरो पे करना है। अब ये एक फर्म कमिटमेंट है जहां पे उसने ऑर्डर दे दिया है, कमिट कर दिया है, और उसे फ्यूचर में यूरो देना है। तो देखिए, तो इसमें हमें डिसाइड करना है, ये जो है हाउ कैन एस्टिमेटेड अकाउंट फॉर अ हेज रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेटेड्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एच लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमें इसे किस तरीके से हम ये करेंगे, बताएंगे हेज अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले हम हेज अकाउंटिंग का समझ लेते हैं कि हेज अकाउंटिंग तीन तरीके के होते हैं। एक होता है जहां पे फेयर वैल्यू हेज होता है, विच मींस हम हेजिंग करते हैं। आई होप सबको पता है कि हेज क्या होता है। हेज यानी वो होता है जहां पे हम फ्यूचर्स फॉरवर्ड में जाके हमारे एसेट के वैल्यू गिरे नहीं, हमें लॉस नहीं हो ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट के रेट चेंज होने से जो रिस्क होगा वो रिस्क या वो लॉस नहीं हो, उसके लिए हम जो जो स्टेप्स लेते हैं, दैट इज हेजिंग, सिंपल वर्ड्स। फेयर वैल्यू हेज वो होता है जब मेरे पास कोई एसेट ऑलरेडी है, और एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से उस एसेट का वैल्यू अगर गिरेगा, तो हम उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज। हम ऐसा हेजिंग कर लेते हैं कि 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 अगर आगे जाके कुछ नुकसान भी होगा तो वो कवर हो जाएगा, हमारे जो हम फॉरवर्ड या फ्यूचर्स करेंगे उस पर कवर हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये ऐसा हेजिंग है जिसमें हमारे एसेट का वैल्यू गिरे नहीं, हम वो इंश्योर करते हैं। दूसरा होता है कैश फ्लो हेज। कैश फ्लो हेज कब होता है, जब फ्यूचर में अगर कोई कैश फ्लो होने वाला है, और वो कैश फ्लो में मुझे नुकसान नहीं हो या वेरिएशन ज्यादा नहीं हो, उसके लिए हम हेज करते हैं, तो वो होता है कैश फ्लो हेज। और तीसरा होता है फॉरेन ऑपरेशन का हेज। तो ये तीनों अगर प्रॉपरली देखें तो फेयर वैल्यू हेज हेज वो होता है जब कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी, कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी है जो जिसका वैल्यू हमें, मतलब एसेट है तो गिरने से रोकना है, और लाइबिलिटी है तो बढ़ने से रोकना है। और कैश फ्लो वो होता है जहां पे हमें कैश फ्लो को बढ़ने से रोकना है, अगर मतलब अगर हमें कैश पेमेंट करना है तो वो बढ़े नहीं, और अगर कैश इनफ्लो है तो वो कम नहीं हो, ऐसा ट्राई करना है, तो उसे हम कैश फ्लो हेज बोलते हैं। और फॉरेन ऑपरेशन होता है, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट किया हमने ब्रांच में, सब्सिडरी में, तो उसका वैल्यू गिरे नहीं उसके लिए। तो ये क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमने गुड्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड हो गया क्रेडिटर से। हमने गुड्स खरीदने का एक फर्म कमिटमेंट किया है, तो ये क्रेडिटर से कनेक्टेड है। और फ्यूचर में हम कैश देने वाले, ये कैश फ्लो मेरा फ्यूचर में होने वाला है। अब क्योंकि ये किसी की लाइबिलिटी से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये फेयर वैल्यू हेज भी हो सकता है, और क्योंकि इसमें फ्यूचर में कैश फ्लो इन्वॉल्व है, तो ये कैश फ्लो हेज भी हो सकता है। तो इसीलिए इसीलिए हम इसे किस में क्लासिफाई करेंगे, एज पर स्टैंडर्ड हम इसे क्लासिफाई करेंगे। देयर इज एन ऑप्शन टू डेजिग्नेट अंडर
या तो कैश फ्लो हेज मान लो या तो फेयर वैल्यू हेज मानो और फिर उसका अकाउंटिंग करना है। फाइन, आई होप ये भी क्लियर हो गया है। थर्ड आते हैं, थर्ड काफी सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, ओवरहॉल वाला। ये थर्ड केस है। एनएम लिमिटेड इज अ ह्यूज मशीन मैन्युफैक्चरर। इट हैज टू ओवरहॉल इट्स मशीनरी एवरी 3 years। हर 3 साल में हमें उसे ओवरहॉल करना है। इट हैज परचेज मशीनरी फॉर ₹50 lakhs। हमने 50 lakhs के मशीनरी खरीदे हैं और एवरी 3 years में हमें ओवरहॉल करना है। It is estimated that the overall cost will be 5 lakhs. It is expected that the machine will have a useful life of 10 years. तो देखिए 50 लाख का टोटल खर्चा है और 3 साल बाद हमें ओवरऑल करना है, मतलब ओवरऑलिंग हर 3 years के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने क्या देखा था, ओवरऑलिंग से कनेक्टेड क्या रूल था कि जो ओवरऑलिंग होता है उसमें 50 लाख का मेरा टोटल कॉस्ट है और हम ये मानते हैं कि इसमें ओवरहॉल का जो कॉस्ट है 5 lakhs वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है और जिसका लाइफ 3 years है, और जो बैलेंस 45 lakhs का मशीन है उसका लाइफ 10 years है। तो इन शॉर्ट हम 45 lakhs को डेप्रिशिएट करेंगे 10 years में और ओवरऑल को हम डेप्रिशिएट करेंगे 3 years में। तो इसमें कौन सा एप्लीकेबल है, बी। रिकग्नाइज टू एसेट्स मशीन वर्थ 45 lakhs टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 10 years एंड कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल जो है वो हम 3 years में राइट ऑफ करेंगे। आई होप ये केस स्टडी समझ गया होगा। चलिए विद दिस आई स्टॉप द वीडियो, बाकी के केस स्टडीज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। चलिए बाय।